गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये अपने यूनिवर्सिटी में 3rd यूनिट में है। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन में जो चर्चा करने वाले हैं संगठन में, इसका अर्थ, प्रकृति और इसके तत्व के बारे में। तो संगठन सहकारी प्रयासों की एक आधारभूत विचारधारा है। इसका मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभावशाली निष्पादन एवं निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार संगठन ही है। संगठन महत्वपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया के संचालन का केंद्र है, जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सक्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यों व संबंधों की एक औपचारिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य संपन्न करता है। अब इसमें सबसे पहले अपन लेंगे प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय किसी ऐसी इकाई से है जिसके विभिन्न भागों का परस्पर तथा संपूर्ण इकाई के साथ एक जटिल संबंध होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उनके बीच स्थापित संबंधों एवं अंतःक्रियाओं की संरचना को संगठन कहा जाता है। संगठन की तुलना मानव शरीर की संरचना से की जा सकती है, जिसके विभिन्न अंग अंतर संबंधित होते हैं तथा एक सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्रियाशील होते हैं। इसमें कई विद्वानों ने जो है इसमें परिभाषाएं दी है। जैसे व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप में जो परिभाषाएं दी है, उनमें मैकफॉर्डलैंड है। इन्होंने जो परिभाषा दी है, इसमें कहा है कि संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। इसी तरह प्रोफेसर डेविस ने भी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा है कि संगठन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सोच समझकर की गई समन्वित क्रियाओं का या समन्वित क्रियाओं या प्रभावों का तंत्र है। संगठन के तौर पर जो है कुंटोज तथा ओ'डोनेल ने भी इसमें परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि संगठन आपसी संबंधों का एक ऐसा ढांचा है जिसके द्वारा उपक्रम को एक सूत्र में बांधा जाता है तथा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय किया जाता है। हॉज तथा जॉनसन ने भी संगठन की परिभाषा की है। उन्होंने कहा है कि संगठन मानवीय एवं भौतिक साधनों तथा कार्यों के बीच संबंधों का एक केंद्र है, जो एक तंत्र के अंतर्गत या ढांचे के रूप में बनाया जाता है। अब संगठन एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषाएं दी गई है। उसमें ग्लू जो है वो है, उन्होंने कहा है कि संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इकाइयों तथा कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। तत्पश्चात इन इकाइयों व कार्यों को एक एकीकृत तंत्र के निर्माण के लिए संबद्ध किया जाता है। हेमैन ने भी कहा है कि संगठन किसी उपक्रम की क्रियाओं को परिभाषित एवं वर्गीकृत करने तथा उनके मध्य अधिकार संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये जो तीनों प्रकार की जो परिभाषाएं जो अलग अलग इसका महत्व बता रही है, इसमें यह है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संगठन व्यक्तियों का एक समूह या संस्था है। प्रबंध के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए संगठन अधिकारों, दायित्वों एवं क्रियाओं की संरचना है। प्रक्रिया के रूप में संगठन एक गतिशील कार्य है। वस्तुतः संगठन को किसी भी दृष्टि से परिभाषित किया जाए, किंतु उसका सार तत्व एक ही है। यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संगठन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशील व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण कार्यों, अधिकारों
दायित्वों तथा कार्य संबंधों के निर्धारण की प्रक्रिया द्वारा होता है। इस परिभाषा और अर्थ के बाद में संगठन के कुछ लक्षण या प्रकृति जो है वो होती है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ये परिभाषाएं तीनों प्रकार की अपन ने अभी की थी, इससे ये इसके जो लक्षण निकलते हैं कि संगठन एक व्यक्तियों का समूह है, ये किसी नेता के निर्देशन में कार्य करता है, ये प्रबंध का साधन एवं उपकरण है, इसमें प्रयासों को समन्वित करके एक एकीकृत इकाई का निर्माण किया जाता है, इसमें कार्यों, अधिकारों, दायित्वों एवं कार्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है, ये आपसी संबंधों को परिभाषित करता है, ये सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, ये भूमिकाओं की संरचना करता है, ये उत्पादन का विशिष्ट संसाधन है, ये विभिन्न इकाइयों, विभागों, उप विभागों एवं क्रियाओं से मिलकर बनी एक एकीकृत प्रणाली है, यह यांत्रिक क्रिया नहीं है वरन मानवीय व्यवस्था है, ये पूर्व निर्मित नहीं हो सकता, यह सहयोग, संप्रेषण एवं पारस्परिक अंतर क्रियाओं की प्रणाली है। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब संगठन के कुछ तत्व, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रणाली विभिन्न कंपोनेंट्स यानी घटकों से निर्मित होती है, इसकी संरचना में विभिन्न इनपुट्स का योगदान होता है जिन्हें संगठन के तत्व कहा जाता है। अब वो तत्व सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स यानी उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य संगठन संरचना का प्रमुख तत्व है जिसकी पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्यों तथा उनके आधार पर बनाई गई योजनाओं की पूर्ति के लिए ही कार्य संबंधों के ढांचों की स्थापना की जाती है। उद्देश्यों के अभाव में विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। दूसरा कंपोनेंट्स है इसका डिवीजन ऑफ वर्क, श्रम विभाजन। संगठन का दूसरा तत्व कार्यों एवं क्रियाओं का उचित विभाजन करना है। व्यक्तियों एवं विभागों के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का उचित निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं पृथक्करण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात कार्यों का वितरण व्यक्ति की रुचि एवं योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में ठहराव समाप्त होता है तथा प्रयास प्रभावपूर्ण बन जाते हैं। तीसरा है इसका ह्यूमन ग्रुप, मानव समूह। मानव समूह संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्रियाओं के समूहीकरण व सत्ता के वितरण में व्यक्तियों की सीमाओं व क्षमताओं का पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसका भौतिक साधन, फिजिकल रिसोर्सेज। संगठन एक सीमा तक भौतिक संसाधनों जैसे पूंजी, मशीनें, यंत्र, सामग्री, भूमि आदि का संकलन एवं संयोजन भी है। ये व्यक्तियों को उनके कार्य निष्पादन में सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इसका सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, संबंधों का ढांचा। संगठन कार्य संबंधों का ढांचा है। कार्यों के वितरण से कर्मचारियों के मध्य विभिन्न भूमिकाओं व स्थितियों का निर्माण होता है जो उन्हें परस्पर रूप से संबंधित करती है। अधिकार सत्ता, ऑथोरिटी। अधिकार सत्ता कार्य निष्पादन में आवश्यक होती है। ये अन्य व्यक्तियों को निर्देश देने व उनका पालन करवाने हेतु बाध्य करने की शक्ति है। कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सत्ता संगठन में उनकी स्थिति वैधानिक नियमों, संहिताओं, ज्ञान, अनुभव व प्रथाओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स का संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था के माध्यम से संगठन के आदेशों, निर्देशों, नीतियों, कार्य पद्धतियों, नियमों, प्रगति विवरणों, कर्मचारी समस्याओं व सुझावों का प्रवाह होता है। ये तत्व संगठन में रक्त प्रवाह के समान है जो इसके समस्त अंगों को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, वातावरण।
नियोजन की भांति प्रत्येक संगठन संरचना का एक आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक अथवा नैतिक वातावरण होता है जो कार्य निष्पादन में सहायक होता है। इसके अलावा भी संगठन के जो तत्व है जैसे नीतियाँ, कार्य पद्धतियाँ, नियम, नियंत्रण विस्तार, प्रत्यायोजन, ये भी इसके कंपोनेंट्स में शामिल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है संगठन के लक्ष्य। सामान्यतः लक्ष्य से तात्पर्य उन अभीष्ट परिणामों से है जिन्हें कोई व्यक्ति या संगठन प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य वह बिंदु है जिसे ध्यान में रखकर ही कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। लक्ष्य परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन का प्रत्येक सदस्य प्रयास करता है। इस संबंध में पीटर ड्रकर ने एक व्यावसायिक संगठन के कुछ लक्ष्य बताए हैं। वो इस प्रकार है। पहला उन्होंने बताया है बाजार अस्तित्व लक्ष्य, मार्केट स्टैंडिंग गोल्स। सर्वप्रथम एक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना होता है, अतः वह अपने बाजार क्षेत्र को अनुकूलतम बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह कई कार्य करता है, जैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, अपने माल की कमियों को ज्ञात करना, बाजार व वितरण माध्यमों का विश्लेषण करना। इन बातों का गहन अध्ययन करके कोई भी संगठन अपनी विपणन नीति में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है इनोवेशन गोल्स, नवाचार लक्ष्य। जब कोई संगठन स्थायी रूप से बाजार में टिके रहना चाहता है तो उसे अपने उत्पादों व सेवाओं में नवीनतम या नवीनता लानी होती है। नव परिवर्तन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादों का अध्ययन करता है तथा अपने चातुर्य ज्ञान से उत्पादों की गुणवत्ता, लागत, तत्व, डिजाइन, ग्राहक सेवा, तकनीकी पहलुओं आदि में नवीनता लाता है। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्टिविटी गोल्स, उत्पादकता लक्ष्य। उत्पादकता से तात्पर्य उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के बीच में के जो अनुपात है उससे है। प्रत्येक संगठन अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए संसाधनों की उत्पादकता को अनुकूलतम बनाना और कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित करके ही कोई संगठन लाभ अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट लक्ष्य होता है भौतिक एवं वित्तीय साधन लक्ष्य, गोल्स ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। संगठन की लाभप्रदता के लिए भौतिक एवं वित्तीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक होता है। इन साधनों की प्राप्ति में भी न्यूनतम लागत पर ही ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारी कार्य, निष्पादन एवं प्रवृत्ति लक्ष्य, वर्कर परफॉर्मेंस एटीट्यूड गोल्स। संगठन अपने कर्मचारियों को उच्च कार्य निष्पादन की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति, समान सुविधाएं, कार्य की गुणवत्ता, कार्य कुशलता आदि के बारे में भी संगठन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट गोल्स, प्रबंधकीय कार्य निष्पादन एवं विकास का लक्ष्य। प्रत्येक संगठन की सफलता योग्य एवं कुशल प्रबंधकों पर निर्भर करती है, अतः प्रबंधकीय क्षमता एवं श्रेष्ठ निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूलतम लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रबंधकों के कौशल, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं के विकास के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लाभदेयता लक्ष्य, प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स। लाभदेयता प्रत्येक संगठन की पहली आवश्यकता और दायित्व है। व्यवसाय में जोखिमों से सुरक्षा बने, विनियोजकों को अच्छा लाभांश मिले, फर्म का भावी विस्तार हो आदि के संबंध में लाभदेयता लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। एंड लास्ट है इसका जन एवं सामाजिक दायित्व लक्ष्य, पब्लिक एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स। व्यवसाय में समाज के संसाधन लगे होते हैं तथा व्यवसाय के कारण समाज को अनेक संकट, लागतों तथा असुविधाएं झेलनी पड़ती है। अतः संगठन को समाज के विभिन्न वर्गों
जैसे उपभोक्ता, विनियोजक, जन समुदाय, सरकार, प्रतिस्पर्धी संगठन आदि के प्रति भी विभिन्न दायित्वों की पूर्ति हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।